नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंचे शिमला। भाजपा पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सवा माह बाद दोबारा 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का लिया गया फैसला। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाजीमो शिमला मंडल द्वारा खलीनी में आयोजित रक्तदान शिविर में लिया भाग। रक्तदान करने वाले युवाओं और बंधुओं को इस पुनीत कार्य के लिए दी बधाई। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बचत भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। राजधानी शिमला में दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन। बिजली बोर्ड से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश के पात्र आयु वर्ग को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक लगाने का 100% लक्ष्य हासिल करने में देश भर में प्रथम राज्य बनने और लक्षित समूहों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिमला के टूटू चितोग में सेवा और समर्पण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात पिछले 50 वर्षों में सभी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश न केवल पहाड़ी राज्यों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभरा है, बल्कि प्रदेश ने अन्य बड़े राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जकरांदा का पौधा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिल्वर ओक के पौधे रोपित किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में राज्य ने गत लगभग 4 वर्षों के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री और इसके पश्चात देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश की प्रगति के लिए निरंतर कार्यरत है। मेरा सौभाग्य है कि माननीय जयराम ठाकुर जी के आग्रह पर कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम के लिए मुझे आज हिमाचल आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं सभी हिमाचल के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे शुभ अवसर पर जिस प्रकार से कोविड की लड़ाई में हिमाचल ने पूरे देश और विश्व के लिए एक मिसाल बनाई, 100% हर विलिंग एडल्ट को आप डोज दे चुके हैं। अभी जानकारी मिली कि लगभग 50% दूसरा डोज भी हो गया है और नवंबर अंत तक भारत का पहला प्रदेश बनेगा हिमाचल जिसने 100% टीकाकरण का काम कर लिया होगा सभी एडल्ट पॉपुलेशन का। बहुत बहुत बधाई माननीय जयराम ठाकुर जी को, यहाँ के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने कोविड की लड़ाई लड़ी है उसमें हिमाचल ने बेमिसाल बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे लगता है कि गत 4 वर्षों में जो विकास के कार्य रहे, जिस तेज गति से हिमाचल में प्रगति देखी और कोविड महामारी के बीच भी जिस प्रकार से माननीय जयराम जी ने नेतृत्व किया प्रदेश का, लगातार जनता के बीच में रहे, काम देखते रहे। मुझे याद है इनको स्वयं को कोविड होने के बावजूद
मुझे फ़ोन आते थे इनके कि ऑक्सीजन की फलाने जगह कमी है, बरोटी वाला से थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ा लिया जाए, हमें इस इलाके में ऑक्सीजन ऊना वगैरह के क्षेत्र के लिए। आपने मुझे कोविड के दौरान जब खुद को कोविड हुआ था, जयराम जी चिंता करते रहे, और मैं ये इससे दोहरा रहा हूँ कि इतनी बड़ी महामारी जिसने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी, देशों को भी परेशान कर दिया था, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, जो हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में हुआ, उसके लिए वास्तव में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की 2 दशकों की जनसेवा के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस 17 सितंबर को देश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पात्र आबादी की कोविड-19 की पहली खुराक के 100% लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात अब इस वर्ष नवंबर अंत तक प्रदेशवासियों के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करके देश का प्रथम राज्य बनने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने अब तक पात्र समूहों के टीकाकरण की दूसरी डोज का लगभग 46% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जकरांदा का पौधा और पीयूष गोयल ने सिल्वर ओक के पौधे भी रोपित किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पीटरहॉफ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पुष्प गुच्छ, शॉल और हिमाचली टोपी भेंट कर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कोविड वैक्सीन केंद्र टूटू का भी दौरा किया और चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश में सवा माह बाद दोबारा 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सप्ताह में 3 दिन कक्षाएं लगाने का फैसला लिया गया। सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं, 12वीं और शेष 3 दिनों में 9वीं, 11वीं के विद्यार्थी आएंगे। बैठक में शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों के पद भरने को भी मंजूरी दी गई। इन वर्करों को 10 माह तक प्रति माह 5625 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के 5 साल में अंतर जिला तबादले करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। पहले यह अवधि 13 वर्ष थी। मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों के स्थानांतरण कोटे को भी 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त 1326 कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से प्रति माह 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, जबकि 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालय में उपस्थित होंगे। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी। अब हमारे पास कोरोना के मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1748 के करीब अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। और इसमें हमने कहा कि अब क्रमवार तरीके से स्कूलों को खोलना प्रारंभ करना चाहिए और इसलिए उसमें ये निश्चित किया गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे और उसके अतिरिक्त 9th और 11th के बच्चों को वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाएगा। और पहली से 8वीं तक के बच्चों की अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं और ऑनलाइन उनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। वे यथावत चलते रहेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक अभी तक ये बच्चों के पेपर हैं, तो वो चलते रहेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी अगर स्थिति ठीक रही तो इनको हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने की दिशा में सोच सकते हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर
भरने का फैसला लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए 5,625 रुपये प्रति माह मानदेय इन बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और C&V अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है और वर्तमान 3% कोटे को बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए IT अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया गया। जेबीटी अध्यापक और जो C&B के अध्यापक हैं, इनकी ओर से आती थी कि एक तो जो ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होना था उसमें जो परसेंटेज थी वो 3% थी, उसको बढ़ा करके 5% तक किया गया है। और साथ में अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम उसकी यानी समय सीमा पूरी होने से पहले कर सकते हैं। और यदि कोई 60% से अधिक विकलांग है तो उनके ऊपर भी यानी ये नियम नहीं लगेंगे, ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसमें जो बड़ा निर्णय जो किया है कि जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो टेन्योर था वो 13 साल था और 13 साल तक जो है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे, और इसको 13 साल से कम करके 5 साल तक किया गया है। और इस 5 साल में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अध्यापक का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके कारण से हजारों अध्यापकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुंदरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में बड़ी मेगा एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अंतर्गत प्रदेश में कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स फॉर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने रखरखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का फैसला लिया गया। बैठक में हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर रखने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खंड खोलने का फैसला लिया। बैठक में जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागढ़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय थरोड़ धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए कुल्लू जिला की उप तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया। बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गई। हमारे पास एक ग्राम पंचायत छियाल, ग्राम पंचायत नसोगी, गांव छियाल, और ये मनाली में है, और यहाँ पर एक नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी गई है और उसके साथ पद भी स्वीकृत किए गए हैं। और उसके अतिरिक्त जो कैबिनेट में है जो स्वर्णिम दृष्टि पत्र और इन सब पर भी चर्चा की गई कि आगामी कार्यक्रम क्या क्या होंगे, तो उस पर भी जो है चर्चा की गई है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजयुमो शिमला मंडल द्वारा खलीनी में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा सहित भाजयुमो शिमला मंडल अध्यक्ष हितेश शर्मा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पण कर एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हजारों कार्यक्रम इस सेवा अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं और पूरे देश में लाखों कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और कहा कि रक्तदान से कई जान बचाई जा सकती है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। भाजयुमो शिमला मंडल द्वारा खलीनी में आयोजित रक्तदान शिविर में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के सभी मोर्चे पूरे देश भर में सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत अनेकों सेवा कार्य चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जैसे ही हिमाचल का कार्यक्रम बना, उन्होंने तय किया कि वे स्वयं सेवा और समर्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे और आज उन्होंने इस सभी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पण कर एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हजारों कार्यक्रम इस सेवा अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं और पूरे देश में लाखों कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों की संख्या में आम जनता इन सेवा कार्यों से जुड़े हैं, जिससे सभी जरूरतमंदों को बड़ा लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कई जानें बचाई जा सकती हैं, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रक्तदान करने वाले युवाओं और बंधुओं को इस पवित्र कार्य के लिए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हमने कभी बहुत हर्ष उल्लास और सेलिब्रेशंस पे व्यर्थ नहीं किया। उनका लगातार सीख रही है कि जन्मदिन को अगर वास्तव में सेलिब्रेट करना है तो जितना अधिक आप सेवा कार्य कर सको, उतने सेवा कार्य देश भर में हो, तो मुझे लगेगा कि मेरा जन्मदिन समाज के काम आए। इस वर्ष तो विशेष है क्योंकि जैसा कश्यप जी ने बताया 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके एक चुनी हुई सरकार के नेतृत्व करते हुए। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 से 2014 तक, 2014 से 7 अक्टूबर 2021 तक, यानी 20 वर्ष बिना एक दिन छुट्टी लिए उन्होंने प्रदेश और देश की सेवा की, समाज की सेवा की है। चुनी हुई सरकार का नेतृत्व करने का सौभाग्य बिना एक दिन के भी रोक के शायद ही किसी को भारत में आज तक मिला हो। और ये कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुशलता से, सेवा भाव से और एक प्रकार से अपने पूरे जीवन को समर्पण करके देश में एक नई ऊर्जा और नया मिसाल कायम की है। सेवा और समर्पण के इस कार्यक्रम के दौरान हिमाचल में भी ऐसे हजारों कार्यक्रम पूरे प्रदेश में इन दिनों चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। 7 तारीख तक पूरे देश में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, बंधु, भगिनी कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सभी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे देश में इस प्रकार के सेवा कार्यों से लोगों की सेवा की है और करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी और सामान्य नागरिक भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। वास्तव में जब हम ब्लड देते हैं तो खुद तो एक खुशी महसूस होती है, एक समाज के हम काम आ सके, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं और एक पूरे परिवार को भी बचाने का काम कर सकते हैं।
वहीं भाजियोमो शिमला मंडल अध्यक्ष हितेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री के शिमला आगमन विशेषकर रक्तदान शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने पर केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। मैं सम्मानित मंच और खास करके केंद्रीय वाणिज्य एवं खाद्य पूर्ति मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज पूरा युवा मोर्चा आपके आने से जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप आज एक हमारे छोटे से कस्बे में आए और युवाओं का आपने जो है प्रोत्साहन किया। इसके लिए मैं और सम्मानित सभी सदस्य जो भी केंद्रीय मंत्री जी के साथ आए हैं, हिमाचल प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, त्रिलोक जम्वाल जी, माननीय गणेश जी, राजीव सहजल जी, आप लोगों का यहाँ पे आने में मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे मेरे प्रेस बंधु आप सभी का और मेरे जो यहाँ पे युवा साथी आए हैं और साथ में जितने भी सारे लोग यहाँ पे आए हैं उनका तहे दिल से मैं आज स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और वीसी को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर सिकंदर की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में दी गई चुनौती के मामले में सुनाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना देवाल की खंडपीठ ने धर्मपाल ठाकुर की अपील पर सुनाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलबी की है। अब आगामी सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। गौरतलब है कि न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने याची धर्मपाल द्वारा लगाए आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप था कि वीसी की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वीसी को यूजीसी से जारी रेगुलेशन के तहत 19 मार्च 2011 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया था। 29 अगस्त 2017 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए। याची ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाएं कि वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताएं और यदि उनकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। नशे के काले कारोबार पर शिमला पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। पुलिस ने दिल्ली से एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर हिमाचल और पंजाब में चिट्टा तस्करी का आरोप है। इससे पहले वर्ष 2018 और 19 में नाइजीरियन युवक एनडीपीएस अधिनियम के मामले में तिहाड़ जेल जा चुका है। पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर से 38 वर्षीय नाइजीरियन युवक को धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने की। वहीं पुलिस ने शिमला से लापता नाबालिग 16 साल की लड़की को बंगाल से रेस्क्यू किया है। यह नाबालिग 13 सितंबर से शिमला से लापता थी। शिमला पुलिस ने टीम बनाकर पश्चिम बंगाल से नाबालिग लड़की को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। शिमला से मिसिंग थी हमारे किसी थाना से, जिसके अंतर्गत जो है 363 में जो है आईपीसी की 363 धारा के अंतर्गत जो है केस रजिस्टर किया गया था। और इसके लिए हमारी जो टीम है वो डिफरेंट स्टेट्स में गई, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, और इस लड़की को जो है वेस्ट बंगाल से रेस्क्यू करके वापस लाया गया। ये देखिए 16 तारीख को न्यू शिमला थाना में जो है केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें जो है कुछ बच्चों को जो कि 22 और 25 साल की उम्र के थे, इनको जो है चिट्टा पीते हुए जो वहाँ पे पकड़ा गया था, जिसमें कि कुछ वहाँ पे फॉयल सिरिंजेस वगैरह भी मिली थी। इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस करते हुए शिमला पुलिस और जो हमारी डिटेक्शन सेल की टीम है, जिसमें न्यू शिमला की टीम है और डिटेक्शन सेल की टीम है, उन्होंने बैकवर्ड लिंकेजेस करते हुए पहले जीरकपुर पंजाब से जो है एक आदमी को अरेस्ट किया था 18 तारीख को, जिसके पास से 10.34 ग्राम चिट्टा मिला था। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर, जिसको हमने जीरकपुर से पकड़ा था, उससे इंटरोगेशन करने पर कि वो कहाँ से लाया है और कहाँ कैसे वो सप्लाई करता है, उससे जब हमें पता चला कि ये कहीं दिल्ली से किसी नाइजीरियन से लेके आया है, तो उसी को बैक ट्रैक करते हुए शिमला पुलिस और डिटेक्शन सेल की टीम ने नाइजीरियन जो है एक नाइजीरियन व्यक्ति, उनको अरेस्ट किया और उनके पास से 9.22 ग्राम जो चिट्टा है उनसे रिकवर किया गया है।
स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर इसे अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के तहत शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में भी आज़ादी की लड़ाई में सिख गुरुओं के बलिदान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुक्रवार से आगाज हो गया है। सेमिनार के संयोजक पंजाब की डीजीपी मनमोहन सिंह रहे। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के कार्यवाहक निदेशक चमनलाल गुप्ता ने बताया कि 3 दिवसीय सेमिनार में हर रोज 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर सत्र में कम से कम 3 पेपर पढ़े जाएंगे। इस तरह से 25 से 26 विद्वान अपने पेपर पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मारिका में गुरु तेग बहादुर का बलिदान सर्वोपरि मानते हुए उसे सर्वाधिक रेखांकित किया जाएगा। विकास कर देगी कि आप कैसे मनुष्य हैं, क्या सोचते हैं, पर क्या सोचते हैं से काम नहीं चलता। विचार आपके बहुत बड़े बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें निष्ठा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, आप उन मूल्यों के ऊपर चलते नहीं हैं, तब तक आप सुसंस्कृत कल्चर नहीं माने जाएंगे। तो सुसंस्कृत होने के लिए जरूरी है कि मूल्यों में निष्ठा, कमिटमेंट भी आए, और जब वो आ जाती है तो वो संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। तो पूरे राष्ट्र की जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसकी रक्षा का प्रश्न गुरु तेग बहादुर जी के सामने था, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखा कि ये जो बलिदान जिसको हम कहते हैं ये लासानी था, ये लासानी इसलिए तो था ही कि आत्मोत्सर्ग था, खुद जाके अपना जीवन दिया, लेकिन ये जीवन देने का जो लक्ष्य था वो उससे कहीं बड़ा था। कुछ ब्राह्मणों की, कुछ पंडितों की बात नहीं थी, ये पूरे सांस्कृतिक जीवन जो भारतवर्ष का था उसकी रक्षा का प्रश्न था। शिमला के बचत भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को जिला में बन रहे राजस्व सदनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विभाग को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को बरसात के दिनों में हो रही क्षति के संदर्भ में लोगों को तुरंत फौरी राहत प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त आदित्य नेगी ने जिला के समस्त राजस्व अधिकारियों से परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बचत भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के अंतर्गत आ रही विभिन्न शिकायतों को तय सीमा के भीतर निपटारा करने के आदेश दिए, अन्यथा कोताही बरतने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि भूमिहीनों को 3 विश्वा और 2 विश्वा भूमि प्रदान करने के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन पर आगामी कार्यवाही करते हुए लंबित मामलों का 15 दिन के भीतर निपटारा किया जाए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत की जाने वाली वसूली को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि गलत खातों में जमा राशि वापस सरकार को जमा हो सके। उन्होंने अधिकारियों को जनमंच, ई समाधान एवं अन्य माध्यमों से मिल रही समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला के समस्त राजस्व अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए टीम यूथ अगेंस्ट रेप लगातार प्रयासरत है। टीम के सदस्य विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में टीम के 5 सदस्यों ने साइकिल पर 50,000 किलोमीटर भारत भ्रमण कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इन 5 युवकों ने रेप मुक्त भारत मिशन को लेकर हर गांव और शहर में बलात्कार की घटनाओं के विरोध में जन जागरूकता अभियान चलाया है और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास उम्बलिंग लॉ पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है टीम यूथ अगेंस्ट रेप के 5 सदस्य पीयूष मोंगा, योगेश रावल, अक्षय भगत,
सुमित डांगी और अजय श्री कुमार ने। इन 5 युवाओं ने मिशन #रेप मुक्त भारत के दौरान 50,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बता दें, यूथ अगेंस्ट रेप की थीम को लेकर साइकिलों पर निकले इन युवाओं ने हर गांव शहर में बलात्कार की घटनाओं के विरोध में जन जागरूकता अभियान चलाया और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास उमलिंगला पर पहुंचकर ये रिकॉर्ड बनाया। ये सफर सीमा सड़क संगठन BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, BRO महानिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक OC और टीम 93 RCC की सहायता के कारण संभव हो पाई, जिसके लिए टीम यूथ अगेंस्ट रेप ने उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। युवाओं ने बताया कि ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि उमलिंगला समुद्र तल से ऊपर बना है। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंचा। यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन 50% से कम रहती है। इसलिए ऑक्सीजन और पानी की कमी के कारण समूह को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी टीम बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही और फतेह हासिल की। यूथ अगेंस्ट इनजस्टिस फाउंडेशन की एक पहल है, जो एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना भारत को बलात्कार मुक्त देश बनाने के उद्देश्य से पीयूष मोंगा ने की। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा दृष्टिहीन के लिए खाली पड़े पदों को भरने के लिए करीब 1.5 साल पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया। बिजली बोर्ड की इस लेट लतीफी से नाराज दृष्टिहीन जन संगठन ने विरोध स्वरूप शिमला में वेलफेयर मुख्यालय का घेराव किया। धरना प्रदर्शन कर रहे दृष्टिहीन विद्युत बोर्ड से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की है। दृष्टिहीन संघ ने आरोप लगाया कि 1.5 वर्ष से बिजली बोर्ड में दृष्टिहीन के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विद्युत बोर्ड परिणाम नहीं निकाल रहा है। दृष्टिहीन जन संगठन ने बोर्ड को आगाह किया कि यदि जल्द परिणाम नहीं निकाला गया तो दृष्टिहीन उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बिजली बोर्ड द्वारा दृष्टिहीन के लिए खाली पड़े पदों को भरने के लिए करीब 1.5 साल पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है। प्रदेश भर से आए दृष्टिहीनों ने शिमला में वेलफेयर मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। प्रदेश दृष्टिहीन जन संगठन के महासचिव लकी चौहान ने कहा कि बिजली विभाग में सरकार ने दृष्टिहीन के लिए बिजली बोर्ड में 2019 में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 2020 में सभी आवेदन हुए, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकाला गया। कई बार बिजली बोर्ड के निदेशक से मिले और परिणाम निकालने की गुहार लगाई गई, लेकिन परिणाम नहीं निकाला गया, जिससे मजबूर होकर वेलफेयर विभाग के बाहर धरना देना पड़ा। उन्होंने कहा कि वेलफेयर विभाग द्वारा ही उनकी पोस्टें निकाली जाती है, जिसके चलते यहां पर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन पिछले 1.5 साल से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के नकारात्मक रवैये से दृष्टिहीनों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। संघ के महासचिव का कहना है कि जब तक उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाते हैं, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2019 की पोस्टें आई हुई है और 2019 की पोस्टों का डॉक्यूमेंटेशन 2020 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक हुआ है और 1 साल लग गया इस डिपार्टमेंट को रिजल्ट निकालने में। अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण, डायरेक्टर साहब के नकारात्मक रवैये के कारण हमारी सुध नहीं ली गई 1 साल में। इसलिए हमें आज यहाँ पर विवश होकर आना पड़ा है। और हमारे को 1 तारीख को डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें उन्होंने अपने मुँह से कहा था कि 3 दिन में जो है ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देखिए 1 तारीख से आज कितने दिन हो गए, आज तक ये रिजल्ट आना तो दूर, ये वहाँ का वहीं फंसा हुआ है। डायरेक्टर साहब इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले डायरेक्टर साहब को बोलते हैं, इसमें पीछे जा रहे हैं हम लोग। और हम इसलिए यहाँ पे आज ये डिमांड लेके आए हैं कि हमारा जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे हमें रात को भी यहाँ बैठना पड़े, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और चाहे हमें जितने भी आश्वासन दे कि कल आएगा परसों आएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले भी हम इनसे मिले, यहाँ जॉइंट डायरेक्टर जो है वेलफेयर के, उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में हम निकाल देंगे रिजल्ट,
लेकिन देखिए आज 4 दिन उनको भी हो गए हैं। इन लोगों ने सिर्फ जो हमारे यहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, आश्वासन के अलावा ये हमें कुछ दे ही नहीं सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश वेलफेयर मुख्यालय के संयुक्त निदेशक जीवन सिंह नेगी ने भी दृष्टिहीन जन संगठन को जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है। हम जितनी जल्दी हो सके हम इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आज मॉर्निंग ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ईडी साहब से मैंने बात किया पर्सनल के, तो उन्होंने बता दिया कि फ़ाइल अभी निकल गई है और हमारे डायरेक्टर साहब अभी टूर पे है, जैसे वो आ जाते तो हम कर देंगे। तो 27 या 28 तक मोस्ट प्रोबेबली हम पूरा कर लेंगे इस प्रोसेस को। वो हो गया है। मेन हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब वो भी अब डायरेक्टर साहब से मैंने ईडी साहब से मैंने बात कर लिया है, तो वो फाइल आज शाम को हमारे पास पहुंच जाएगी। शिमला में आंगनबाड़ी व मिड डे मील वर्करों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर यूनियन की महासचिव हिमी देवी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मिड डे मील योजना के निजीकरण की साजिश रच रही है। हिमी देवी ने सरकार से मांग की है कि मिड डे मील कर्मियों को न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये दिया जाए। उन्होंने महिला कर्मियों के लिए वेतन सहित 6 महीने का प्रसूति अवकाश देने की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन व आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले अखिल भारतीय आह्वान पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मिड डे मील वर्कर यूनियन की महासचिव हिमी देवी ने केंद्र सरकार की मिड डे मील विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मिड डे मील योजना के निजीकरण की साजिश रच रही है, इसलिए साल दर साल इस योजना के बजट में निरंतर कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 के बाद मिड डे मील कर्मियों के वेतन में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की। उन्हें वर्तमान में केवल 2,600 रुपए वेतन मिल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी मात्र 1,000 रुपए की है। मात्र 85 रुपए दिहाड़ी मिलने से भारी महंगाई के इस दौर में गुजारा करना असंभव है। उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 12 महीने के बजाय केवल 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा छुट्टियां, ईपीएफ, मेडिकल जैसी कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। यहां तक कि उन्हें वेतन 3 से 6 महीने के अंतराल में मिलता है, जिससे उनका भारी शोषण हो रहा है। मिड डे मील वर्कर यूनियन की महासचिव हिमी देवी ने सरकार से मांग की है कि मिड डे मील कर्मियों को न्यूनतम वेतन 9,000 रुपए दिया जाए। उन्होंने महिला कर्मियों के लिए वेतन सहित 6 महीने का प्रसूति अवकाश देने की भी मांग की है। उन्होंने 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स स्कूल में सभी तरह का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें भी मल्टीटास्क वर्कर के रूप में नियुक्त किया जाए। आज आप धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या डिमांड है, क्या क्यों कर रहे हैं? अपने परिचय के साथ बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम आप लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं कि आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह जो है स्कीम वर्गों का ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से जो है पूरे राज्यों के लिए जो है आज के धरना प्रदर्शन की कॉल आई है और सभी स्कीम वर्कर जो है आज के इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और हड़ताल के रूप में जो है अपना जगह जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शिमला जिला की आज यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन या हड़ताल की बात की जाए, सबसे पहले मैं बात रखना चाहूँगी आंगनबाड़ी की कि पिछले 45 वर्षों से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर कार्यकर्ता जो है इस अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है सेवाएं दे रही है। 45 वर्षों के लगातार सेवाएं देने पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर इतना तीखा सरकार की तरफ से हमले हो रहे हैं। आज आंगनबाड़ी वर्करों को 45 वर्षों के बाद भी जो है पक्का नहीं किया जा रहा है, उन्हें सरकारी वर्कर के तौर पे पहचान नहीं दी जा रही है, बल्कि सरकार जो है इसे जड़ से ख़त्म करने की साजिश कर रही है। जैसे कि अभी पिछले 1 वर्षों से जो है प्री नर्सरी की कक्षाएं जो हाल ही में जो है सरकार ने जो है सरकारी स्कूलों में चलाना इसको शुरू कर दिया है। इस पर भी जो है सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी पर एक बहुत ही तीखा हमला है। इसके साथ साथ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है पिछले इतने वर्षों से जो है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है अभी तक शिक्षा देती थी, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए काम करती थी, लेकिन सरकार जो है धीरे धीरे इसे जो है कारपोरेट घराने को सौंपने की बात कर रही है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से इस काम के प्रति अपना पल्ला झाड़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो 2 जिला में जो है हमीरपुर और नाहन जिला में जो हमीरपुर और नाहन में जो है सिरमौर जिला में आंगनबाड़ी
केंद्रों को जो है नंद घर का नाम देना जो है शुरू कर दिया है, जो कि वेदांता जैसी कंपनी जो है इसे चला रही है। इस तरह के जो है सरकार की जो है इस तरह की जो ये सरकार जो है निजीकरण की जो नीतियां लाई जा रही है स्कीम वर्कों के लिए, उसे जो है कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।